दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब के ऊपर एक फिर से केस एफआईआर उनके नाम का हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर क्यों केस एफआईआर हुआ और किस कारण से, किस वजह से उस पर एफआईआर हुआ है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह से सैकड़ों आपको मामला मिल जाएगा या दर्जनों मामला आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इम्तियाज जलील साहब के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाकर उनके नाम से एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों, एक एक चीज़ को बारीकी के साथ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पिछले दिनों जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया था, जिस तरह से उनका अपमान किया गया था, उसको लेकर के पूरा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को, यानी कि गृह मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री से वो इस्तीफा दे दे। दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या नहीं है, क्योंकि उनका नाम अमित शाह है और इस तरह की बात आप अगर उसके बारे में सोचते हैं तो कभी ना सोचें, क्योंकि अमित शाह ना वो इस्तीफा देने वाले हैं और ना ही वो किसी की बात को सुनने वाले हैं। उल्टे क्या होता है, वो इम्तियाज जलील साहब के नाम का वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं। दरअसल इम्तियाज जलील साहब 2 दिन पूर्व अपने तकरीबन 50 से 60 समर्थकों के साथ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो इम्तियाज जलील साहब अपने सभी समर्थकों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुतला के ऊपर जूते का माला वो पहनाकर ये मांग कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है हक में या उनकी शान में जिस तरह से गलत टिप्पणी की है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, या वो इस तरह की बातें जो उन्होंने कहा है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और वो अपने पद से इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। इस तरह की बातों को लेकर के वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था औरंगाबाद जिले के अंदर। और उसके बाद से जो कानूनी एक्शन लिया जाता है अमित शाह के द्वारा, वो गजब टाइप का होता है। चूंकि ये हिंदुस्तान है, आप अपने हिसाब से आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। यहाँ पर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है खिलाफ उन्होंने, यानी अमित शाह ने कहा था, जिसने संविधान को बनाया, जिसने संविधान को लिखा और खास करके हिंदुस्तान के अंदर सभी जात और सभी धर्म के लोगों को अपनी बात को रखने का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जिसे कहा जाए, उन्हें उस चीज़ को उन्होंने कायम किया। और फिर जो एक भेदभाव होता है हिंदू और मुसलमान के दरमियान, दलितों के दरमियान, उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके खिलाफ अमित शाह ने जिस तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया था या उसकी शान में जिस तरह से अनाप शनाप बका था, उसको लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये मामला होता यह है कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और उनके साथी 30 उनके समर्थकों के साथ उन लोगों के ऊपर उनके नाम के साथ एफआईआर हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जो इम्तियाज जलील साहब के ऊपर ये एफआईआर हुआ है। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं, अगर आप देखेंगे प्रोटेस्ट करने को लेकर के, अगर आप हम आपसे पूछें या आपको बताएं, तो कोई भी मामला हो, चाहे वो यति नरसिंहानंद रामगिरी के मामला में हो या फिर जो नीतीश राणे बीजेपी के विधायक हैं उनके खिलाफ हो, कोई भी मामला हो जो गुस्ताखी रसूल करते हैं उन लोगों के मामला में हो, किसी भी मामला को लेकर सैयद इम्तियाज जलील साहब वो प्रोटेस्ट करने के लिए डरते नहीं हैं, वो प्रोटेस्ट जरूर करते हैं। आप हाल ही में देखे होंगे 2 महीना पूर्व जिस तरह से यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर के गुस्ताखी रसूल उन्होंने किया था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरह से एक तिरंगा यात्रा को निकाला था, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से तकरीबन 10 से 11 हज़ार गाड़ियों का काफिला पूरा दिल्ली, पूरा मुंबई में जाकर घुस चुका था और एक तरह से कहा जाए तो मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया था। इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए, इस तरह की यात्रा के लिए सैयद इम्तियाज जलील साहब जाने जाते हैं और उसको लेकर के कई बार आप ऐसा देखे होंगे, सुने होंगे खबरों के माध्यम से कि इम्तियाज जलील साहब के ऊपर एफआईआर हो चुका है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप ऐसा देखते होंगे
कि जो गुनाह करता है उसको सज़ा नहीं दिया जाता है, लेकिन जब उनको सज़ा नहीं दिया जाता है, तो उनको सज़ा दिलवाने के लिए जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं, उन्हीं लोगों पर कहीं-कहीं तो गोलीबारी की जाती है, तो कहीं उन्हीं लोगों को चिन्हित करके उनके नाम के साथ एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों, हमने आपको बारीकी के साथ बताया कि आखिर इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ। दूसरी खबर में दोस्तों हम आपको बताते हैं यति नरसिंहानंद रामगिरी के बारे में। आप जानते हैं यति नरसिंहानंद जिस तरह से उन्होंने आज फिर से एक बार जो है गलत टिप्पणी किया है, मुसलमानों की शान में आज फिर से उन्होंने कहा है और ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा है कि जो लोग 15 मिनट की बात करते हैं, जो लोग 15 मिनट के लिए छूट चाहते हैं, मौका चाहते हैं, अगर पुलिस हट जाए, अगर पुलिस अपना काम करना छोड़ दे, तो 15 मिनट में ये 15 मिनट मांगने वाले लोग जो है इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर ये एक भड़काऊ भाषण आज फिर से उन्होंने दिया है। क्या इस तरह की जो है बातें जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाता है, कई ऐसे जो ढोंगी बाबा हैं, जो महाराज हैं, उन लोगों के द्वारा भी जो इस तरह की कभी-कभी बातें की जाती हैं, मामला को भड़काने और जिस तरह से माहौल को खराब करने वाली जो टिप्पणियाँ होती हैं, उस तरह की बातें करने के लिए क्या इन लोगों पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी? हालाँकि ऐसा लग नहीं रहा है कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई सरकार करने करेगी या करने जा रही है। दोस्तों, कई बार आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि गुस्ताख़ रसूल किया गया, यानी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसकी शान में गुस्ताखी की गई। लेकिन उस गुस्ताख करने वाले लोगों को या गुस्ताखी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी अब तक बीजेपी सरकार ने नहीं की है। यही वजह है कि लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। हर दिन कहीं न कहीं मुसलमानों को उन पर ज़ुल्म करते हैं। उनकी जो है इबादतगाहें, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, इन पर वो लोग टारगेट किया करते हैं। और कई बार तो आप ऐसे देखे होंगे कि इन जैसी जगहों पर टारगेट करने के बाद जो है मस्जिदों को भी तोड़ा जाता है, मदरसों को भी तोड़ा जाता है और ख़ास करके ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कुछ साल पहले कई सौ साल पहले यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और जो मुस्लिम बादशाह थे फिर उन्होंने जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था। कुल मिलाकर दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के मामले कई एक मामले जो है हमारे और आपके सामने है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जिस तरह से एमआईएम पार्टी आवाज़ उठाने को लेकर जानी जाती है, एमआईएम पार्टी ये कहती है कि हम मुसलमानों की आवाज़ है, हम दलितों की आवाज़ हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में तो भले ही लोगों ने उसको जो है अच्छा खासा वोट तो ज़रूर दिया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल वहाँ के चुनाव हारने के बाद एमआईएम पार्टी फिर से दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। दिल्ली के मुसलमान, दिल्ली के अवाम, दिल्ली के दलित क्या एमआईएम पार्टी को कबूल करेगी? क्या एमआईएम पार्टी को खुलकर वोट करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ाबाद में जो वहाँ का माहौल है, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में जिस तरह से एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है और उसके बाद से जो वहाँ का माहौल बदला है एमआईएम पार्टी के हक में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एमआईएम पार्टी के जो वहाँ पर उम्मीदवार हैं हाजी ताहिर हुसैन साहब, वो अभी बाहर नहीं हैं। चूँकि 2020 में दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था, उस दंगे में हाजी ताहिर हुसैन का भी नाम है, उनके नाम के साथ एफआईआर हुआ था और उसी दंगे का जो है सज़ा काट रहे हैं हाजी ताहिर हुसैन साहब। लगातार पिछले 4 साल से वो जेल में बंद हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी ने उसी को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका जो बेटा है, उनकी जो बीवी है, अहलिया है, वो अभी वक्त फिलहाल लोगों के पास जाते हैं, लोगों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और अपने बाप के लिए, अपने जो है हस्बैंड के लिए, पति के लिए वोट मांगते हैं। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप एक बात ये भी बताएं कि क्या दिल्ली में ओवैसी को कामयाबी मिलेगी? क्या एमआईएम को कामयाबी मिलेगी? दोस्तों, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें।